नमस्ते बच्चों, कहिए कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को 4 टाइप्स ऑफ रासायनिक अभिक्रिया के 4 प्रकार बताए थे, जिसमें था संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। और आज मैं आप लोगों को उपचयन और अपचयन से शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, उपचयन और अपचयन खास करके ये इम्पोर्टेंट टाइप्स है, क्योंकि इसमें से कुछ न कुछ क्वेश्चन पेपर में रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो उपचयन जिसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन भी कहते हैं और अपचयन को क्या कहते हैं? रिडक्शन। तो देखिए, उपचयन किसे कहते हैं? वर्ड से ही पता चलता है, ऑक्सीडेशन। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी सब्सटेंस के साथ, किसी भी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जब संयोग होता है, ऑक्सीजन उसके साथ जुट जाता है, तो उसको हम उपचयन कहते हैं। ठीक है, या किसी भी यौगिकों के साथ या सब्सटेंस के साथ हाइड्रोजन का निष्कासन होता है या हाइड्रोजन उससे हट जाते हैं, तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो बड़ा सिंपल भाषा में आपको इसको ध्यान में रखना है, मतलब समझना है कि उपचयन जब ऑक्सीजन का संयोग होता हो, ठीक है, या हाइड्रोजन का विस्थापन होता हो, तो ये दोनों ही केस में उपचयन कहलाता है। उस अभिक्रिया को हम उपचयन कहते हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल है। अब जैसे देखो, ये Mg मैग्नीशियम को जब जलाते हैं तो ये बनाता है हमारा MgO। क्या देख रहे हैं इसमें देख रहे हैं कि Mg के साथ ऑक्सीजन संयोग करके मिल गया है। तो जब ये ऑक्सीजन उसमें जुट गया तो इसका मतलब ये मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? यहाँ पर उपचयन हो रहा है। नहीं, जैसे और एक एग्जांपल देखो, S और O2 सल्फर को जब ऑक्सीजन में ये कंबाइंड करते हैं तो ये बनाता है SO2। कार्बन को जब जलाते हैं तो बनाता है ये CO2। ये जितने भी एग्जांपल हम बता रहे हैं, इसमें हम क्या देख रहे हैं? आप भी गौर से देखो, इसमें क्या देख रहे हैं कि सब में ऑक्सीजन जुट रहा है, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। इसीलिए हम इसको उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा हमने केस बताया है कि हाइड्रोजन का विस्थापन होता है। तो देखिए, इसके भी हैं कि जैसे एक एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूँ कि ये देखिए, 4NH3 + 5O2 gives 4NO + 6H2O। अब इसमें आप क्या देख रहे हो? अब इसमें है ये NH3 या ये O2। इसमें क्या हो रहा है कि NH3 से ये हाइड्रोजन हट रहा है, यहाँ से हट के, और ये नाइट्रोजन के साथ ये ऑक्सीजन इधर जुट रहा है। ये नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है और हाइड्रोजन इससे हट रहा है। तो ये जो हाइड्रोजन हट रहा है, इसका मतलब नाइट्रोजन का क्या हो रहा है? यहाँ पर उपचयन हो रहा है। तो दोनों ही केस में कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन जब जुट रहा हो या किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन हट रहा हो, तो दोनों ही प्रोसेस को, स्थिति को हम उपचयन कहते हैं। वेरी गुड। अब आता है कि उपचयन तो समझ गए कि किसको कहते हैं, कि ऑक्सीजन का संयोग होता हो, ऑक्सीजन जुट रहा हो या हाइड्रोजन हट रहा हो, तो दोनों ही केस उपचयन कहलाता है। इसमें एक चीज़ और आता है, पूछता है कि उपचायक, कोई भी इक्वेशन दे देगा, पूछेगा कि इसमें उपचायक कौन सा है। अब तो उपचायक के कुछ नाम आपको याद रखना पड़ेगा। उपचायक का सबसे एग्जाम्पल, पहले तो O2 से शुरू करिए। पहला O2 है, फिर उसके बाद MgO है, फिर MnO2 है, ठीक है ना, फिर SO2 है, CO2 है, इत्यादि इत्यादि। उपचायक का क्या मतलब? जो ये संयोग करने के लिए, किसी दूसरे के साथ जो संयोग करेगा, उसके लिए ऑक्सीजन ये देता है।
ऑक्सीजन कोई देगा तभी तो संयोग करेगा। तो ये सब सब्सटेंस ऐसे हैं, जब ये किसी दूसरे के साथ अभिक्रिया करता है तो ये अपने में से ऑक्सीजन को देता है, जो तुम उसके साथ मिल जाओ, कंबाइंड हो जाओ। तो इसीलिए ऑक्सीजन देने वाले ये जो सब्सटेंस हैं इसको हम उपचायक कहते हैं। जस्ट लाइक इसी तरह से रिडक्शन का माने अपचयन का भी है। अपचयन का क्या है, अब देखिए अपचयन में ठीक इसी तरह से हम उसको डिफाइन भी करते हैं और समझते हैं। अब अपचयन, अपचयन में क्या होता है कि हाइड्रोजन का संयोग होता है। हाइड्रोजन का संयोग या ऑक्सीजन का निष्कासन। जब किसी सब्सटेंस के साथ हाइड्रोजन संयोग करता है, मिलता है, या ऑक्सीजन उसमें से हटता है, तो इन दोनों ही स्थिति को हम अपचयन कहते हैं। इस दोनों ही प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अपचयन। खास करके मैंने पहले ही बताया था कि केमिस्ट्री में आपको ज़्यादातर चीज़ इक्वेशन के साथ अच्छी तरह से समझ में आएगा, उसको लिखना चाहिए। कैसे होगा कि जैसे देखिए N2 + H2 ये दोनों मिल करके बनाते हैं NH3। अब इसमें क्या देख रहे हैं आप, इसमें क्या देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन जुट रहा है, जुट के बना रहा है अमोनिया। तो इसमें हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, तो इसीलिए ये अपचयन है। दूसरा ये NH3 हो गया, H2 + Cl2 ये क्या बनाता है, HCl। अब इसमें भी क्या देख रहे हैं कि Cl के साथ हाइड्रोजन कंबाइंड हो रहा है, नहीं, तो ये भी हमारा अपचयन कहलाता है। तो और दूसरा केस हमने ये बताया है कि जब हाइड्रोजन का निष्कासन होता हो, है कि नहीं, तो हाइड्रोजन का निष्कासन होता है ऑक्सीजन का निष्कासन होता हो। ये क्या लिखा है, ऑक्सीजन का निष्कासन होता हो। तो इसके लिए एग्जाम्पल देखिए, 2HGO को जब गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो बनाता है 2Hg + O2। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसमें ऑक्सीजन पहले से था, जब इसको हीट करते हैं तो इसमें से ऑक्सीजन हट रहा है, निकल रहा है, तो HGO में से ऑक्सीजन हट रहा है HGO। तो HGO में Hg का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, मतलब अपचयन हो रहा है। इसमें इसके क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ये अपचयन हो रहा है। तो दोनों ही केस हो गए कि हाइड्रोजन का जुटना और ऑक्सीजन का निष्कासन, ये दोनों ही केस हमारा अपचयन कहलाता है। अब आता है कि अपचायक, कुछ अपचायक के नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वैसे तो बहुत सारे हैं। अपचायक जो जनरल है, वो जो याद रखने की चीज़ आप लोगों को, ये है H2, HCl, NH3, CH4 ... इस तरह से ये सब सब्सटेंस जो है ये अपचायक कहलाते हैं। ठीक है, बात समझ रही, इसको ध्यान में रखना है। आप समझ रहे होंगे कि क्या होता है। तो दोनों ही केस समझ लिए हमने कि उपचयन क्या है, उपचायक किसको कहेंगे, और अपचयन क्या है, और अपचायक किसको कहेंगे। अब इसके बेस पर एक चीज़ आता है जो आप लोगों के सिलेबस में है, बुक में भी है, रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन देखिए बहुत भी अच्छा है, बड़ा सिंपल है, आराम से आपको समझ में आएगा कि ये रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं। ये है हमारा, ये है रिडॉक्स अभिक्रिया। इसको इस तरह से हम समझते हैं कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन, माने उपचयन या अपचयन दोनों साथ साथ होती है, उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। वैसे समझिए तो जितने भी एग्जाम्पल दिखाया हूँ मैंने, किसी भी अभिक्रिया में दोनों ही होती है,
ऑब्वियसली है। एक चीज़ बताओ कि अगर कोई किसी को कुछ दे रहा है, मैं आपको 10 रुपये दे रहा हूँ, तो देना तभी होगा ना जब कोई लेने वाला होगा। मैं दे रहा हूँ तो कोई लेने वाला भी है, ठीक है कि नहीं। तो इसी तरह से अगर उपचयन हो रहा है तो अपचयन भी होगा, सीधे देना ही नहीं होगा। कहाँ देंगे, किसी को तो देंगे, कहीं तो जाएगा, वो किसी के साथ मिलेगा, वो दे रहा है वो ले रहा है। देना और लेना दोनों एक साथ होती है, अकेले नहीं होता है ये प्रोसेस। तो किसी भी इक्वेशन में ऑक्सीडेशन माने उपचयन और अपचयन दोनों ही होती है। हालांकि बहुत इसका एडवांस लेवल है, आगे चल करके विस्तृत है, उतना आप लोगों को नहीं है, इसलिए मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। मैं आपको सिंपली समझा रहा हूँ कि जो आपके सिलेबस में है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि उतना समझो। तो इतना यही समझना है कि उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होता है। इसको आप इस अभिक्रिया से यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं आप कि जिस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों साथ साथ होती है, साथ साथ होती है, समझ गए। जैसे एग्जाम्पल CuO प्लस C, ये जब अभिक्रिया होती है तो बनाता है Cu प्लस CO। अब इसमें आप गौर से देखो कि CuO, इसमें से क्या हो रहा है, इस CuO में से ऑक्सीजन हट रहा है, तो इसका क्या, ऑक्सीजन हटने को अपचयन कहते हैं, इसका अपचयन हो रहा है। दूसरी तरफ C के साथ इधर O जुट रहा है, तो ऑक्सीजन जुटने को उपचयन कहते हैं, तो इसका ये उपचयन हो रहा है। देख रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं कि एक सब्सटेंस का अगर अपचयन हो रहा है तो दूसरे का उपचयन हो रहा है। रिएक्शन एक ही है, एक ही अभिक्रिया है, इसी में एक के साथ उपचयन हो रहा है, दूसरे के साथ अपचयन हो रहा है। यही चीज़ आपको समझना है। तो ये था हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। इसके बाद आप लोगों को एक टॉपिक है संक्षारण, धातु का संक्षारण। अब ये संक्षारण क्या होता है, संक्षारण को अंग्रेजी में कहते हैं कोरोजन। क्या कहते हैं, संक्षारण को अंग्रेजी में कहते हैं कोरोजन। संक्षारण अंग्रेजी में कहते हैं इसको कोरोजन। अब देखिए, आपने सबने आयरन देखा होगा, लोहा देखा होगा, सिल्वर देखा होगा, तांबा देखा होगा, इसके बर्तन सब देखे होंगे। और एक चीज़ ज़रूर देखा होगा कि कई लोहे के ग्रिल या कहीं जब बहुत दिन तक बरसात के साथ जब पानी ये सब उसमें एक्सपोज होता है तो उसमें जंग लग जाता है। ये जंग लगना जो है एक संक्षारण है, ठीक है, इस संक्षारण कहते हैं। चाहे एक तांबे के बर्तन जब बहुत दिन तक पड़े रहते हैं तो उस पर हरे हरे रंग के धब्बे धब्बे से जम जाते हैं, वो भी एक संक्षारण का उदाहरण है। और सिल्वर के आर्टिकल पर, ज्वेलरी पर, चांदी के जो जेवर होते हैं बहुत दिन तक अगर पड़े रहते हैं या हवा के साथ एक्सपोज होता है तो उसमें काले काले रंग का पदार्थ उसमें जम जाता है कहीं कहीं, वो भी एक संक्षारण का एग्जाम्पल है, समझ गए। तो जब संक्षारण को आप ऐसे समझ सकते हो कि जब धातु पानी, हवा या अम्ल के साथ संपर्क में आता है तो धीरे धीरे उसका क्षरण होता है। इसे हम संक्षारण कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। एग्जाम्पल में आप ऐसे याद रख सकते हो कि लोहे में जंग लगना। दूसरा, तांबे के बर्तन पर हरे रंग का धब्बा।
बनना। ठीक है। तीसरा, चांदी के आभूषण पर काले रंग का पदार्थ जमना। ये सब संक्षारण के एग्जाम्पल उदाहरण हैं। और पेपर में एक चीज़ पूछता है कि लोहे में जंग लगना एक भयानक मुसीबत है पूरी दुनिया के लिए, क्यों, इसको जस्टिफाई करो। तो देखिए, हम जानते हैं कि लोहे का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत उच्च पैमाने पे होता है। आप हर जगह देखो, गाड़ियों में, घरों में, बसों में, ग्रिल में, माने लोहे का उपयोग हम लोग हर जगह करते हैं। और ये लोहा बरसात में पानी के, हवा के संपर्क में आकर के धीरे धीरे इसमें जंग लगने लगता है। तो जंग लगने लगता है तो धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसीलिए उसको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, या तो हमको हमेशा उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है। जैसे घर के जो ग्रिल्स होते हैं, दरवाजे होते हैं, हमेशा समय समय पर पेंट करना होता है उसमें। या अगर वो जंग लग के ख़राब हो गया तो उसको हमको वहाँ पे उसको दूसरा हटा के नया लगाना पड़ता है। तो इस तरह से हमको क्या होता है कि इसके मेंटेनेंस में बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि लोहे में जंग लगना एक ही बहुत ही भयानक, बहुत ही बड़ी मुसीबत हो गई है पूरे दुनिया के लिए। मेन इसका रीज़न यही है। और सब मेटल जो है तो कम यूज करते हैं, उसका कम उपयोग होता है। लोहे का उपयोग तो बड़े पैमाने पे होता है, और इसीलिए इसको हमको इसका पर पूरा प्रोटेक्ट करने के लिए रिप्लेसमेंट में बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है। अब आपको इसमें सबसे अब लास्ट टॉपिक रह गया है, उसको हम कहते हैं विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। अब ये लास्ट टॉपिक है, ये करके आज मैं ख़त्म करता हूँ आपको। ये है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेंसिडिटी। इससे भी एक आध क्वेश्चन बराबर हमेशा आता है। देखिए, आप लोग खाना खाते होंगे, खाने में तरह तरह के आइटम खाते हैं, पकोड़े सकोड़े, जो खाद्य पदार्थ बेसिकली तेल में या घी में, फैट्स में बने होते हैं। तो जब ये आइटम बहुत लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहता है तो हवा के ऑक्सीजन के साथ ये मिल करके एक तरह का एसिड बनाता है जिसे हम रेंसिड कहते हैं। और ये रेंसिड बनने से उसमें से गंदी स्मेल आने लगती है और वो खाने में भी टॉक्सिक हो जाता है, वो हम खा नहीं पाते हैं, खाया नहीं जाता। ठीक है। तो इसी प्रोसेस को, प्रक्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है। यही कारण है कि चिप्स और कुरकुरे फ्लश बैग में नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो होते हैं वो प्रतिऑक्सीकारक है, एंटीऑक्सीडेंट। और नाइट्रोजन गैस के रहने से वो कुरकुरे और चिप्स जो है सो बहुत लंबे समय तक एकदम फ्रेश रहते हैं। जब आप ख़रीदते हो दुकान में और उसको खोलते हो तो एकदम फ्रेश आपको लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस भरा होता है, और नाइट्रोजन गैस भरे होने के कारण से ऑक्सीजन का उसका संपर्क नहीं होता, और जब ऑक्सीजन से संपर्क नहीं होता तो रेंसिड नहीं बनता है। बात समझ में आ रही है? तो इसमें से आपको ये याद रखना है कि जब वसा या तेल युक्त खाद्य पदार्थ हवा के संपर्क में आता है लंबे समय तक, तो ऑक्सीजन के साथ ये वसा या तेल संयोग कर एक
संयोग कर एक प्रकार के अम्ल बनाते हैं जिसे हम रैनसीड कहते हैं, रैनसीड कहते हैं। इसलिए इनसे इससे गंध अप्रिय गंध आने लगती है। ठीक है, तथा विषाक्त बन जाता है, विषाक्त बन जाता है। इसीलिए कुरकुरे और फ्लश बैग में हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन N2, इसे हम कहते हैं प्रतिऑक्सीकारक। जो कुरकुरे तथा चिप्स के बैग में भर दिया जाता है। इससे ये लंबे समय तक ताज़ा रहते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हमने फर्स्ट चैप्टर आपको पूरा कंप्लीट कर दिया। मेरा स्टार्टिंग से पूरा कंप्लीट वीडियो है। जो बच्चे अगर पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हों तो मेरे लिंक पर से आप सारी वीडियो को देख लेंगे तो पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह से मैंने समझाने का प्रयास किया है, और इतना अगर आप समझ लेते हो तो इस चैप्टर के क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हो। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर भी करो, क्योंकि सबको जानकारी हो। और फिर हम नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलते हैं।